बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वैसे तो अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन जो है उसको अब अपनी इंटरनल रिफ्ट्स और इंटरनल पॉलिटिक्स से ही फुर्सत नहीं कि वो पाकिस्तान में एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा कर सके। अभी रिसेंटली अली मीन गंडापुर साहब लाहौर तशरीफ लेके गए, उसके बाद आलिया हमजा साहिबा वाला एक ट्वीट आया कि मुझे बुलाया नहीं गया, उसके ऊपर आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी एड्रेस किए। आगे चल के मैं आपको वो शॉर्ट भी सुनवाता हूँ। और अब से पहले कुछ देर पहले इंफॉर्मेशन आई कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी इलेक्शन सेनेट के लिए अपने जो उम्मीदवारान हैं वो फाइनल कर लिए हैं। उसमें एक नाम था जिसके ऊपर मेरी बड़ा फोकस था, वो नाम था मिर्ज़ा अफरीदी साहब का नाम। मिर्ज़ा अफरीदी साहब के नाम को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने बड़ा शोर मचाया है कि छोड़ गए थे, 9 मई की मजम्मत की थी, 9 मई के बाद छोड़ गए थे। और अभी आपको पता है अली मीन गंडापुर साहब जब तशरीफ लेके गए लाहौर तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब के फार्म हाउस के ऊपर ही बंदोबस्त था सारा, वहाँ पर MPH एंड एवरीबडी वाज देयर, वहीं पर इन्होंने खाना शाना खाया, पार्टी वहीं पर हुई है। तो अगर आज मिर्ज़ा खान अफरीदी साहब का नाम फाइनल नहीं किया जाता तो यकीन माने बीइंग पाकिस्तानी मेरा पैसे की ताकत से एतबार उठ जाता। बिकॉज पाकिस्तान में हमने बचपन से जो आज तक देखा है पैसा बहुत ताकतवर है, और यहाँ पर नज़रियात असूल जो इमरान खान साहब का जो वर्कर जिसको एक्सपेक्ट करता है या जिसकी तरफ लुक अप टू करता है, ये सवाल उनके लिए है। नवाज इमरान खान साहब चले बिहाइंड द बार्स हैं, ऑब्वियसली ये डिसीजन में उनकी आशीर्वाद भी शामिल है, उन्होंने गो एट दिया है। जो 2024 के अंदर भी लिस्टें आई थी सेनेट की, उनमें भी मिर्ज़ा खान अफरीदी साहब का नाम शामिल था। तो अब ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को करना चाहिए इमरान खान साहब से और अपनी लीडरशिप से कि ये नज़रियाती सियासत कहाँ गई। कोई ये जो 5-4 नाम आज 6 नाम फ्लोट हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इनकी ज़रा डिटेल एनालिसिस करें तो फिर आपको पता चलता है कि शायद पैसा बहुत ही ताकतवर है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर। भारत ये आज सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू सुनिए, बहुत कंपोज और काम आदमी हैं, उनको एज अ पॉलिटिशियन तो बाद में, लेकिन एज अ लॉयर हम पाकिस्तानी उनको पहले से जानते हैं। लेकिन ये आलिया हमजा साहब वाले इशू के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब बहुत ही तपे हुए हैं। वाह, बेवकूफ़ाना हरकत थी सलमान अकरम राजा साहब, वेरी काम मैन, वेरी कंपोज्ड मैन। जब से हमने उनको देखा है एज अ पॉलिटिशियन, लॉयर होते तो पहले ही देखते आए, बट जब से उनको एज अ पॉलिटिशियन हमने देखा है, वेरी कंपोज्ड मैन। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ज़रा इसी पे आज बात करते हैं, ओपन शो को यहाँ से करते हैं। फिर मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया जनाब अली बुखारी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बुखारी साहब थैंक यू। और खेलदास कोस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। कोस्तानी साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। बुखारी साहब, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर पार्टी? सलमान अकरम राजा साहब, दी सलमान अकरम राजा, वेरी काम मैन, वेरी कूल मैन, हमेशा कंपोज्ड। क्या हो गया कि सलमान अकरम राजा साहब को इतना गुस्सा दिलवा दिया आपने? यार अभी भी मुझे तो कूल कूल ही लगे हैं। ये टोन का काम थी उनकी। अब बात यह है कि नहीं, कोई अगर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए उन्होंने क्वेश्चन का जवाब दिया उन्होंने। अगर वो खुद कहते हैं ना तो मैं कहता कि चले वो उन्होंने एक अब्रप्टली या एक इंटेंशनली ऐसा चीज़ की, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने उसका सिंपल जवाब दिया। इसमें कोई दूसरी बात मैं नहीं समझता हूँ। ये वैसे आपको मैं आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ कि पार्टी रूल्स और जो तरीक़ाकार है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको तो फॉलो करना हर एक वर्कर पे फ़र्ज़ है। और इसको मैं कोई ऐसा लीडर्स पे भी फर्ज है या वर्कर्स नहीं, ऑब्वियसली लीडर्स पे भी फर्ज है। देखिए अब इस तरह अगर आप कहेंगे ना तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जी। आपने कुछ दिन कबल देखा होगा कि सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चोई निसार साहब के घर गए, और उससे नेक्स्ट डे मेरा एक टॉक शो था, मैं बैठा था, मेरे साथ राजा कमरुल इस्लाम साहब बैठे हुए थे जो चोई निसार साहब से इलेक्शन जीते, जैसे भी जीते फॉर्म 47 के तहत जैसे भी, लेकिन वो बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछा कि आप आज लेट हो गए प्रोग्राम में, अदरवाइज आप हर प्रोग्राम में पहले आते हैं। तो उन्होंने कहा एक्चुअली मुझे आज मरियम बीबी ने लाहौर बुलाया हुआ था। सो अगर चाचा जाता है चोई निसार साहब के पास और भतीजी बुला लेती है जो वहाँ से उनका मैंने बैठा होता है कि भाई परेशान ना हो, मैं हूँ। सो द थिंग इज़ कि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टियों में ऐसी चीज़ें होती हैं, और हमारी पार्टी में थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये आ रही है कि हमारे लीडर इमरान खान साहब 2 साल से कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, कोऑर्डिनेशन के अलावा भी देखें आपके टॉप लीडरशिप जो है वो जेल में है, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, डॉक्टर साहबा जेल में हैं, चीमा साहब जेल में, और आपकी पार्टी उनसे मिलती भी नहीं है जाके, और आप मुलाकात भी नहीं करने दे रहे। मिलते भी नहीं, मुलाकात होती ही नहीं ना। कौन गया? कौन गया? मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं गया, हमें पता चला जी कि आप, क्योंकि मैं तो खुद वकील हूँ तो मैं शाह साहब को बहुत जगह रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उन्होंने कहा जी आप सैटरडे को आइएगा। वजह यह है कि सैटरडे को ट्रायल होता है, ट्रायल में आपको रोका नहीं जा सकता। अदरवाइज मैं पिछले, आप अगर देखें 1 महीने में जो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जो 6 बुकला जाते हैं, उनमें 2 वीक्स में मेरे नाम गया और मुझे रोक लिया गया। मुझे और अलीमा खानम साहब को रोक लिया जाता है, बाकियों को जाने दिया जाता है। सो चीज़ ये है कि मुझे वो वाकया भी आपसे सुनना है जो आपके होते हुए कचहरी में से आपके मुझे वो भी आगे चल के सुनना है। जरा खेलदास कोस्तानी साहब हम वो भी सुनाएंगे कि आइन और कानून की जमहूरियत की फतह में इस तरह के वाकयात भी आ रहे हैं। कोस्तानी साहब, ये आप अपडेटेड हैं? वो चोरी निसार साहब वाली मुलाकात में क्या हुआ था शहबाज शरीफ साहब वाली? देखें, अली बुखारी साहब ने जो फरमाया, पहली बात ये है कि
इन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं चौधरी निसार से मिलते हैं, मरियम नवाज़ साहबा जो है कमरुल इस्लाम राजा साहब से मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि कभी भी हमारी चौधरी निसार से मुलाकातों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका ज़ाती ताल्लुक़ भी है और मियां साहब का भी है, ज़ाती ताल्लुक़ भी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे क़यादत का ये कभी भी कोई चौधरी निसार ने ऐसी बातें की भी नहीं जो उसने सख्त बातें की हो, सख्त ज़बान उसने पार्टी से नाराज़ थे, छोड़ा है। मगर आपने देखा होगा कि हमारे कायद ने कभी उनको जवाब नहीं दिया, ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, ना मरियम बीबी से डायरेक्टली नहीं, मरियम साहबा ने भी कभी चौधरी निसार साहब नहीं, वो कहते हैं उनके पीछे नहीं खड़ा हो सकता ना, मरियम बच्चों के पीछे ये उनका अपना नुक्ता नज़र, ये उसका नुक्ता नज़र है, वो सही है या गलत मैं उस पर नहीं जाता हूँ। नहीं, उसे गलत है, ठीक है, क्यों नहीं है? अगर मरियम नवाज साहिबा अगर पार्टी की जदोजहद कर रही है, कुर्बानी दे रही है पार्टी के साथ, मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ के साथ खड़ी थी मुश्किल वक्त में। आप लोग उससे पहले चौधरी निसार साहब, आप लोग उससे पहले के खड़े थे। चौधरी निसार साहब भी खड़े होते हैं। नहीं, आप लोग तो मियां साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब की बीबी से बहुत पहले खड़े ना, मरियम बीबी से। नहीं, मरियम बीबी 2013 से पहले पार्टी के साथ खड़ी है, पार्टी के लिए उन्होंने जद्दोजहद की है। कि अब ये एक सेकंड ये ऑन रिकॉर्ड रखना, एक वजीर मुझे मेरा एक मिनिस्टर मेरे शो में बैठ के कह रहे हैं कि मरियम बीबी 2013 से पहले पॉलिटिक्स करती आ रही है। बिल्कुल 2013 से पहले करती आ रही है। लो जी, ये बिलाल साहब जरा क्लिप आपने सेव कर लेना, बिकॉज़ पीएमएलएन का जो बंदा आता है वो कहता है वो पॉलिटिक्स में नहीं थी पहले, वो सियासत कर ही नहीं थी। तो खेलदार साहब कह रहे हैं वो 13 से पहले की पॉलिटिक्स करती है। हमारी इलेक्शन से पहले जो सोशल मीडिया थी, मरियम नवाज साहिबा ने पीएम हाउस में जो सेल था, नहीं पहले हमारा 180 पे था जी, ठीक है ना, 180 पे जो था उन्होंने जद्दोजहद की है पार्टी के लिए, उन्होंने बयानिया बनाया है। मरियम नवाज साहिबा की जद्दोजहद करती आ रही, करती रहेगी और हर किसी का हक है। मैं तो ये कहता हूँ अलीमा बीबी करे, उसके बेटे अगर पाकिस्तानी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब बात करते हैं ना, जब गिरफ्तार किया गया था मरियम बीबी को और नवाज शरीफ साहब को, सियासी गिरफ्तारी थी तो वी कंडेम दैट अक्रॉस द बोर्ड, एवरीबॉडी कंडेम्स दैट। लेकिन वहां पे पीएमएलएन का नैरेटिव ये है कि मरियम बीबी सियासत भी नहीं करती थी, तुमको गिरफ्तार कर लिया था। तो आप कह रहे हैं तो वो तो 13 से पहले मरियम नवाज साहबा ने खुद आकर 2018 में जो है गिरफ्तारी दी है वालिद के साथ। सियासत कर रही थी, तो सियासत कर रही थी और सियासत उसका हक है। और मैं हम जो कारकुन हैं, हम जो पार्टी की सपोर्टर हैं, वो अगर मरियम नवाज साहबा को पसंद करते हैं, चौधरी निसार को नहीं पसंद करते, ये हमारे वर्कर का आवाज़ है ना। तो ज़ाहिर है मरियम नवाज साहबा अगर इस पोजीशन पे पहुंची है तो उसकी कुर्बानी है, उसकी जदोजहद है। जो भी देगा पार्टी में, जो भी काम, आज अगर मैं इस ओहदे पे मनसब पे मुझे बिठाया गया है, जो गिरफ्तार हो उसकी जद्दोजहद इतनी होती है कि उसको सीएम पंजाब तक पहुंचना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक साहब, मखदूम जावेद हाशमी साहब, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है आपकी, कहाँ गए सारे, कितने सीएम बनाए? ये एक लंबी बहस है। सिर्फ मियां नवाज शरीफ, मैं आपको बताऊं इस खित्ते की, इस आप सब कॉन्टिनेंट में भुट्टो खानदान देखें, गांधी खानदान देखें, मोरूसी सियासत कहें या लोगों की डिमांड, अभी देखें ना, आप मुझे बताएं आज अगर बानी पीटीआई है, इमरान खान साहब हैं, जमात है, वरना आप जिस तरह आपने जिक्र किया जो ये सब आपस में लड़ रहे हैं, उसकी वजह ये है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ, अगर इसी इमरान खान का जो वारिस होगा वो उनके फैमिली से होगा, पार्टी का वही संभाल सकता है। और लोग अगर इमरान खान के वर्कर बैरिस्टर गौहर को नहीं तस्लीम कर रहे हैं, अली बुखारी को नहीं कर रहे हैं, शामोन कुरैशी जैसे बंदो जो आज जेल में बैठा है, सीनियर वाइस चेयरमैन है, उसको कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो मतलब लोग जो है इमरान खान को चाहते हैं या उसके जो नामिनी है उसको जो फैमिली से ही होगा। तो ये एक फिनोमेना है पूरे खित्ते की। अब जो आप अग्री डिसएग्री कर सकते हैं, दूसरी मैं चौधरी निसार साहब के हवाले से देखें, हमारे कितने भी सियासी इख्तलाफात हो, उनके नजरियाती इख्तलाफ, तो मगर हमारा जाती उनसे या मैं आपको और भी बताऊं, मोहम्मद जुबैर पार्टी छोड़ गए, मिफ्ता इस्माइल साहब छोड़ गए, शाहिद खाकान अब्बासी छोड़ गए, अब्बासी साहब छोड़ गए। आपने मुस्लिम लीग नून के कायदीन तो हमारे कभी भी नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, हमजा साहब, कभी भी, या इवन सीनियर क़यादत, कभी भी किसी साथी पे जो कल हमारे साथ थे, हम उस पर कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं। आज भी वो आप देखें, जुबैर साहब आज टीवी पे आकर क्या कह रहा है, मिफ्ता साहब क्या कह रहा है, मगर हमने कभी भी उसका जो वो कह रहे हैं उनकी ज़बान में जवाब नहीं दिया। हम तलखियाँ देखें, एक रिश्ता होता है, भाइयों का भी होता है, जुदा होते हैं,
सियासत है, कोई जुबैर साहब ने फैसला किया है तो उसकी मर्जी है, हमें नहीं। मगर ये मैं आज कहूँ कि उसकी जात मुझे ना मेन टॉपिक की जानिब आना है खेलदार साहब, जो शुगर वाला स्कैंडल है ना, मुझे उसकी तरफ आना है। स्कैंडल क्यों कह रहा हूँ, मेरे पास एक रिपोर्ट है, इसकी वजह से कह रहा हूँ। जरा मैं इसकी डिटेल में आता हूँ, सिर्फ एक छोटा सा कमेंट कर दें। मरूसी सियासत, सलेमान साहब, कासिम साहब तशरीफ ला रहे हैं, पॉलिटिक्स करने आ रहे हैं। देखिए जी, पहले तो मैं खेलदार साहब की इस्लाह कर दूँ थोड़ी सी। देखिए, आपके कहने या ना कहने से तो हमें लीडर या वर्कर कोई नहीं मानता। हम खान साहब के वर्कर हैं और खान साहब ने हमें टिकट दिया और लोगों ने 50-50 हज़ार वोट से जीत के हमें बैठाया हुआ है। दिस मीन्स के लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। नंबर 2, शाह साहब आज भी हमारे वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी हैं, उनका बेटा भी जीत के बैठा हुआ है, उनकी बेटी ने भी इलेक्शन किया, ज़बरदस्ती हराया हुआ है। बाहर जाके आग लगा देगी वोटों को, छोड़ें ऐसी बातें मत करें। आज भी PTI सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री है। अब बात जो आपने दूसरी की, मरूसी सियासत, यार इनकी क्या मरूसी सियासत है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही ना। हम तो मरूसी सियासत के अगेंस्ट हैं, हम तो उसको मानते ही नहीं हैं। अब दूसरी बात यह है जो आपने कहा कासिम और सलमान आ रहे हैं, यार मुझे तो लग रहा है मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है, जिस तरह इनकी जो है तो भाई फिर रही है सारे के सारे, ठीक है ना। इनके तो जैसे ऐसे पानी फिर रहा है। यार उनके वालिद जो है वो जेल में है, अगर वो उनको मिलने आते हैं तो आपको कंधा पेशानी से कहना चाहिए आ जाएं जी, हम तो जालिम हैं। लेकिन अगर मोर देन वेलकम आइए नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब को किधर लेके जाऊंगा, राना साहब और इशू ये है कि आप अगर वो आते हैं पाकिस्तान तो क्या आप उनको रोकेंगे? आपके पास क्या कोई कानूनी जवाज़ है रोकने का? गो कि आपने हर चीज़ तहस नहस कर दी, कानून का तो सत्यानाश कर दिया ना, आपने घर की बांदी बना दिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुखारी साहब, ये हाईलाइटेड एक रिपोर्ट के ना कुछ डॉक्यूमेंट के कुछ पार्ट्स हैं, ये खेलदास कोस्तानी साहब को और मेरे और देखने वालों के लिए जरा पढ़ दीजिएगा। आप पढ़ेंगे तो जरा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा मेरे नाज़रीन के लिए। एक्सपर्ट ऑफ द शुगर्स आ गई है जी। द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन वाज शेयर्ड बाय द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर पंजाब लाहौर बाय लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो एंड एशर बी। डेट पढ़ दीजिएगा जरा, वो एस्टैब्लिश हो जाएगा जी। ठीक है, लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 28th of March 2024 intimating thereby that no surplus sugar stocks are expected to end of the year। नीचे जरा पढ़ते जाइएगा। ठीक है जी, नीचे हाईलाइटेड पॉइंट। अब आ जाता हूं मैं नीचे नंबर 1 पे। The sugarcane cultivation area has reduced 14.7 as compared to the previous. The sugar production has declined 7.12% as compared with the previous year. Presently 3.19 MMT sugar stock is available with sugar mills of Punjab, which is barely sufficient to cater for the needs of the province, including the attachment areas, example KP, GB, AJK and ICT till end of the year. Sugar consumption for the month of is approximately 0.4 MMT for Punjab and its catchment areas. Keeping in view keeping in view the scarce sugar stocks, export of sugar is not advisable. ये आपका बस ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट है सरकारी, मैंने नहीं बनाया, ठीक है। इसके बाद सुनने में ये भी आता है कुछ ट्रांसफर्स भी हो गई थी, ऐसे डॉक्यूमेंट लिखने वाले ना, उसके बाद संजय कबीर भी कहता है क्या, जरा समझा दें क्या कह रहा है डॉक्यूमेंट। सिंपल सी बात है जी, उन्होंने बताया कि शुगर केन इलाका कौन सा था हमारा पहले, उसमें कितनी काश्त हो रही है, उसका प्रोडक्शन क्या आ रही है, हमारी यूटिलाइजेशन क्या है, हमें किधर 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 भेजना है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ चाहिए, हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, हम बाहर भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। उन्होंने क्या कहा? नहीं भेज सकते। ठीक है, सिंपल सी बात। जब आपको आपकी सरकारी मशीनरी, सरकारी अफसरान जिन्होंने कैलकुलेट करना है, जिनके ऊपर हुकूमत ने एक्ट अपॉन करना है उनकी कैलकुलेशंस के ऊपर, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास इतनी चीनी नहीं है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, केड़ी मजबूरी सी? वो मोहम्मद मालिक साहब बार बार कहते हैं कोई कोई मजबूरी बनी है शहबाज शरीफ साहब। देखें, पहली बात ये है कि जब ये इजाज़त दी जा रही थी, एक बड़ा डिबेट चल रहा था, हुकूमत जब ये फैसला करने जा रही थी पूरा 2024 में, हाँ, तो 8 लाख टन बताया गया एक्सेस है चीनी जो है, तो उससे क्या होगा? ये आपका डॉक्यूमेंट है, दिस इज नॉट माय डॉक्यूमेंट, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है। पढ़ेंगे दोबारा? मैंने सुन लिया, बुखारी साहब की बातें सुन ली जी। उसमें एक ये था कि ज़र मुबदला आएगा एक्सपोर्ट से पाकिस्तान को, और उस वक्त जो दुनिया में जहाँ पे भेजी गई है, जहाँ एक्सपोर्ट की गई है, उस वक्त रेट बड़ा ज़्यादा था। और कितना ज़र मुबदला है? उसकी 2 वजूहत। जो ज़र मुबदला कितना है? तो जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो बताऊंगा कि आप इंपोर्ट कितनी कर रहे हैं। हाँ, जितनी इंपोर्ट हुई है ज़रमाल उतना ही आएगा ना। मैं ये एक्सपोर्ट हुई ना तब, अब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई है जो जी। मैं ये कह रहा हूँ, उस वक्त 2 चीज़ें ये देखी गई कि एक तो अगर चीनी एक्सपोर्ट नहीं की गई तो गन्ने का रेट कम मिलेगा, तो काश्तकार पहले भी गंदम के या चावल का जो रेट है उस मुनासिब नहीं मिला है। मानते?
मानते हैं कि आपकी हुकूमत में काश्तकार को मुनासिब रेट नहीं मिला बीट का? देखें ना, जब हम ग्लोबली कॉम्पिटेंट करते हैं कॉम्पिटेटिव में, मैं खुद कारोबारी आदमी हूं, मैं आपको बताऊं, लेकिन सर एक एस्टैब्लिश करके चलिए ना कि आप मानते हैं कि आपकी हुकूमत में जिम्मेदार को, किसान को अच्छा रेट नहीं मिला? भाई देखें ना, हमारी हुकूमत, पंजाब हुकूमत हो या बाकी सूबाई गवर्नमेंट, गंदम खरीद, सारे सूबों की बात करें, केपी के पाकिस्तान नहीं, सारों की कर लें, लेकिन अच्छा रेट नहीं मिला। नहीं, रेट की गवर्नमेंट ने खरीदारी नहीं की गंदम की। ओपन मार्केट था, जो रेट था। इसी वजह से गन्ने का अगर काश्तकार को चीनी अगर एक्सपोर्ट नहीं होती तो गन्ना सस्ता। किस रेट पे था खरीदारी, किस रेट पे हुई है? मेरे पास वो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जरा बताएंगे मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो बताया गया क्यों एक्सपोर्ट की जा रही है उसकी वजूहत मैं बता रहा हूँ। और आज अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर है चीनी महंगी हो रही है, चीनी कम है, जो जितना क्राफ्ट था वो कम हुआ है, तो उस वजह से चीनी की ज़रूरत पड़ रही है। और चीनी अगर नहीं मंगाई जाएगी तो चीनी महंगी मिलेगी। ठीक है, तो ये वजूहत हैं और बिल्कुल ये पॉपुलर फैसला नहीं है। पॉपुलर मकसद आवाम में या पब्लिक में, ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये इनकी गवर्नमेंट में भी ये इस तरह का फैसले। और उसके बाद फिर क्या क्या हुआ था वो मैं आपको सीक्वेंस गिनवाऊं। उसमें कितने बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस फैसले के बाद, कितने बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए। अगर आज भी अगर कोई गलत काम हुआ होगा कहीं पे भी, तो मैं समझता हूँ वजीर आजम साहब बिल्कुल उसको किसी को उसमें जो जिसकी, मगर ऐसी कोई ऐसा जिस तरह इन्होंने किया था, इनकी तो माफिया अपनी थी ना, जहांगीर तरीन उस वक्त इनके अपने थे। तो चलो जो भी अभी शुगर मिल्स किस खानदान की है? चेक कर लें। आप कारोबारी आदमी हैं। हाँ बताएं। मैं तो, मेरी तो औकात ही नहीं है, मेरी तो जुर्रत ही नहीं है। बताएं किसकी है, आप बता दें, नाम बता दें, क्यों बताएं कौन को ना, किसकी है। आप वादा करें मुझे नौकरी से नहीं निकलवाएंगे। मैं क्यों नौकरी से? और अगर मैं नौकरी से निकला आपकी हुकूमत जिम्मेदार होगी? नौकरी से नहीं निकलेंगे। और अगर मैं निकला आपकी हुकूमत जिम्मेदार होगी? नहीं, मैं तो नहीं निकलवाऊंगा। अगर निकला तो आपकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। उधर कैमरे से देख के वादा करो। नहीं, मैं नहीं निकलवाऊंगा, और कोई आपको निकलवा दे। कोई सलमान शहबाज साहब का क्या कारोबार है? किसका? सलमान शहबाज साहब का। मुझे नहीं पता, मैं सलमान शहबाज का तर्जुमान नहीं हूं। वजीर आजम के बेटे, मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सलमान शहबाज का मुझे नहीं पता उसका कारोबार क्या है। इत्तेहाद शुगर मिल्स किसकी हैं? मुझे नहीं पता। तो फिर आपने मेरे से पूछा ये कैसे? मुझे नहीं पता, आप बताएं किसकी शुगर मिले। पहले किसी जमाने में चौधरी शुगर मिल्स में भी शेयर हुआ करते थे, अब चले वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डिक्लेयर्ड एसेट्स के अंदर नहीं है, लिहाजा मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। देखें आप, एक अगर किसी फैमिली की शुगर मिले, आप जरदारी साहबान की भी है, शरीफ साहबान की भी है, जरदारी साहब की कौन सी, जहांगीर तरीन साहब, जरदारी साहब की, मिर्जा साहब की, जरदारी साहब की कौन सी शुगर मिले मुझे बता दें। नवाज शरीफ साहब के नाम से कौन सी शुगर मिले? बेटे को ट्रांसफर हो गया, वो बिजनेस शेयर हो गया, तो वो तो मुझे बताएं ना कौन से बच्चों की होंगे ना ट्रांसफर, जो आगे हो गए बच्चों को। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ना ही। देखें ये अगर इम्पोर्ट अभी हम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में चीनी अगर और सस्ती महंगी ना हो, सस्ती मुझे एक चीज बहुत पसंद है, आप ठीक को ठीक और गलत को गलत कहते हैं। लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट, ये पब्लिक का इशू है। हाँ, ये मैं कह रहा हूं 200 रुपए प्लस चीनी जा रही है। पब्लिक का इशू है, पब्लिक को सस्ती चीनी देनी है, इसीलिए इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों एक्सपोर्ट की, जब आपका डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, आपके सरकारी इदादोशुमार कह रहे हैं कि मत एक्सपोर्ट करो, हमारे पास नहीं पड़ी। भाई दुनिया भर में इस तरह होता है कि पहले एक्सपोर्ट करो फिर इंपोर्ट करो। जरूरत पड़ती तो क्यों नहीं पड़े, जो भी देखें ना आप एक्सपोर्ट। सर देखें, सब देखें, एक्सपोर्ट वो चीज करी जाती है जो सरप्लस में हो, जो आपका इजाफी पड़ी हो, उससे बेच के आप रेवेन्यू कमाते हो, सारी दुनिया का प्रोसेस है। बट हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने वो चीनी खुद से पहले भेजी है, उसमें सब्सिडी मिलती है, एक्सपोर्ट ठीक है, फिर ਅਸੀਂ इंपोर्ट कर रहे हैं। अब IMF यहाँ पे चीखें मार रहा है, वो कहता है कि भजन की कर रहे हो, ये वो यहाँ तक कह रहा है IMF के 7। हम वो काम जहाँ पे IMF, अब हम नहीं इंपोर्ट करेंगे, नहीं हम इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, अभी टेंडर का, अभी जो टेंडर है ना, अभी तक टेंडर वापस दे दिया। IMF के जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे या जो उनको हम दूर करेंगे। हम राना याद साहब ने असेंबली पे कहा था ना, IMF वाली माई ने शहबाज भी काबू कर सकता है, कर लोगे? नहीं, हम इनकी तरह IMF को नाराज नहीं करेंगे। ये मैं शॉर्ट देता हूं। नहीं, राना साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बता दिया, ये तो IMF को नाराज कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान के 25 प्रोजेक्ट, पाकिस्तान की रियासत का, मैं बता रहा हूं शहबाज शरीफ का, लेकिन देखिए अगर इमरान खान साहब नहीं नाराज करते तो नहीं, मैं आपको बता दूं, देखें डिफॉल्ट कौन सा डिफॉल्ट, भाई आप चीफ कहते हैं। अच्छा सुने, इसीलिए तो आपका इनके तो यारी IMF से ना, इनके तो वो चाची वो जो माई है ना, वो राना याद साहब, मैं नहीं कह रहा, ये पार्लियामान के अंदर इस्तेमाल हुए। अब पाकिस्तान जब से बना 70 सालों में 25 दफा IMF आया, भाई 18 दफा तो आप ले गए, तो आपकी जा रही है ना, बाकी सारी गवर्नमेंट साथ एक साइड पे रखते हैं, 18 दफा आप लेके। अब दूसरी बात, मुझे एक बार तो मेरे कहने का मौका दें,
आपकी नौकरी जाए ना जाए, मुझे लग रहा है खेलदास साहब की नौकरी जरूर चली जाएगी। किसी की नौकरी नहीं जाएगी, मुझे तो ये लग रहा है कोई नहीं, पहले खेलदास साहब। वैसे अभी जो आज चीनी महंगी है, इसका जिम्मेदार मैं, बुखारी साहब या आप तो नहीं है, कौन जिम्मेदार? हम जिम्मेदार हैं। मतलब वेरी नाइस, देखा, दैट इज व्हाट आई लव अबाउट। बात ये है कि अगर हम हमारा काम क्या है, पब्लिक को रिलीफ देना। साहब, मरियम बीबी, मतलब वजीर आजम से लेकर उनकी काबीना, सब जिम्मेदार, हम सब जिम्मेवार उस चीज के। टेलीविजन पे आके एक दो जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब ले लेना कि यार आई मेड द रॉन्ग डिसीजन, मैंने गलत फैसले किए। नहीं, मैं डिसीजन को रॉन्ग या वो मैं कह रहा हूँ डिसीजन सही हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि पब्लिक को चीनी सस्ती मिलनी चाहिए, ना ये चीनी यूज कर रहे हैं, ना मैं कर रहा हूँ, ना आप पता नहीं खाते, नहीं खाते ना, ये आम आदमी का मसला है। तो मैं भी वो आम आदमी को चीनी तो है जो बेचारा खाता है, वो भी अगर महंगी मिलेगी। हम तो कहते हैं हम चीनी सस्ती करने आए, और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने और 7-8 महीने पूरा कंट्रोल किया कि चीनी महंगी ना मिले मेरे आम आदमी को। और अगर आज मिल रही है महंगी तो इंपोर्ट करके हम सस्ती करेंगे, चीनी सस्ती देंगे। अच्छा, हम चाहते हैं कि आम आदमी को चीनी। एक चीज ऐड कर दूं मैं, ये ना दो मुल्कों और भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आए जी। बड़ा सिंपल सा हाल है, बड़ा सिंपल सा। ये जो जितने शुगर वाले इलाके हैं ना, जो शुगर मिल्स हैं, वहाँ पर मैंडेटरी है कि आपने वहाँ शुगर केन कॉस्ट करना है, और आपने गुड़ नहीं बनाना, आपने शक्कर नहीं बनानी। आज ओपन कर दें जैसे इंडिया ने किया, वहाँ पर प्रॉब्लम था, शक्कर बनना शुरू हो जाए तो इनकी चीनी खरीदेगा भी कोई नहीं। That's true. ठीक है, आपने लोगों को इजाजत भी नहीं दी ना, कपास खत्म करवा दिया आपने, उस इलाके में आप शुगर मिल नहीं लग सकती थी, आपने लॉ ब्रेक किया, आपने वहाँ पर रिलीज किया, वहाँ पर मिलें लगी, फिर दोबारा लगा दी उसके बाद। तो उसके बाद ये कि आप लोगों को आज़ाद कर देना। जैसे पाकिस्तान में, दुनिया सारी में पहले भी गुड़ बनता था, शक्कर बनती थी, आज भी ऑर्गेनिक फूड सबसे ज्यादा दुनिया में महंगा और यूज होता है, उससे किसान को फायदा होगा। मुझे याद है कुछ साल पहले मेरी बात, आपने पाबंदी लगा दी, ये मिल भी लगी, कुछ साल पहले तक कुछ चीज और गुड़ बनाता था, आज भी वही। यहाँ 80 लाख बेल कॉटन होती थी, 50 पे आ गई है। क्लाइमेट चेंज आ गया है, फसलों को हमें 2200 रुपए गंदम की कीमत दी है, जरूरत है। 2200 और मैं आपको बताऊं कि 32 से 3300 रुपया एवरेज एक जिम्मेदार को कॉस्ट कर रही है। सारा खर्चा आप वाले टेन्योर पे रेट था, वाली गवर्नमेंट खर्चा जो आपका आ रहा है, कॉस्ट जो आ रही है उतना आ रहा है उसके ऊपर। तो इशू ये है कि देखें किसान को तो बेड़ा गर्क कर दिया कि आप नेक्स्ट टाइम गंदम का भी इशू देखिएगा, नहीं आप गंदम खरीदें, तो क्यों खरीदें? गवर्नमेंट का काम ही नहीं है। गंदम अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चल रही है, आटा भी तो गरीब आदमी को सस्ती मिल रहा है ना। अब मैं एंकर को नहीं दे, मैं एक जिम्मेदार हूं और मैं पीएमएलएन के एक वजीर से बात करूं। मिनिस्टर साहब, प्रॉब्लम ये है, आप मुझे बिजली सस्ती दे दें, मुझे बीज बेहतर क्वालिटी का दे दें, मुझे आप खाद सस्ती कर दें, मैंने तोड़ी कोई टेंशन नहीं, मैं ओपन मार्केट में बेचूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब मुझे एक मोटर, सिर्फ एक मोटर, आजकल ये आ गया ना, चावल की फसल आ गई है, मेरे एक मोटर का बिल बुखारी साहब 2-2 लाख रुपए आना है, पानी चाहिए, 2-2 लाख रुपए बिल है, मुझे उसको कॉस्ट पे डालना है, मुझे 14-15 हज़ार रुपए की खाद की बोली है, मुझे बीज वो देते हैं कि लगाता मैं कुछ और निकलता लेबर। मेरी बात सुने, मैं आपकी टोटल बात से एग्री करता हूँ, ये हमारी जिम्मेवारी है। जो आप बात कर रहे हैं, सस्ती बिजली हो, सस्ता आटा हो, सस्ता चीनी हो, मेरी जिम्मेवारी। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, वही नवाज शरीफ साहब था जिसने आटा सस्ता दिया, चीनी सस्ती दी, डॉलर सस्ता था, उसको आपने चोर करके निकाला, उसको नायल करके निकाला, उस सियासत उस गवर्नेंस को आपने कबूल नहीं किया, आपने तजर्बे किए, पाकिस्तान को तबाह किया। मैं आज भी कहता हूँ, हमारा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस वक्त भी 20 घंटे काम करता है, और जो आपकी डिमांड है वो उसके लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। वो हर मीटिंग में मैंने देखा है, जो बात आप कर रहे हैं उसकी नुमाइंदगी, उसके हल के लिए बुला के एक काम तो करो, मैं फिर आ रहा हूं, एक काम तो करो कि जरा शहबाज शरीफ के सामने दबाओ, मैं उनको अवाम के इश्यूज तो बताऊं कि सर आपके कैबिनेट, आपके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आपको नहीं बता रहा। देखें, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के एंकर से मुलाकात भी करते हैं, उनसे गुफ्तगू भी करते हैं। नहीं है, वो हमारे बुजुर्ग साहब हैं, हमारे बुजुर्ग। हामिद मीर मालिक कब मुलाकात हुई? जंग के बाद एक मुलाकात हुई एंकर्स की,
बुजुर्ग हमारे बहुत बुजुर्ग साहब हैं सारे। और भी है, नौजवान भी है, नौजवान भी है। आप नौजवानों में नाम मैं आपको रिकमेंड करूंगा और नाम डलवाएं और एक वादे के साथ, एक वादे के साथ कि उसको लाइव टेलीकास्ट करना। मैं वजीर इत्तलात अता तारड़ को आपके साथ कमिटमेंट कर रहा हूं, कमिटमेंट मेरा काम है और मेरी उस मुलाकात को लाइव टेलीकास्ट बाकी साहब मैं कमिटमेंट ये कर रहा हूं कि आपका नाम, आपकी मुलाकात हो, आप तलक सवाल ये बाले लाइव टेलीकास्ट होगा। अच्छा, पूरी कौम देखे ना। नहीं, मैं अच्छा, उसके बाद आप मुलाकात की बात कर रहे हैं, लाइव की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपके तरफ एंकर अगर जाते हैं तो आपका भी हक है, आप भी पाकिस्तान के एंकर हैं। उसके बाद मैं तो कह रहा हूं आप जो बात कर रहे हैं वो उसको एड्रेस हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब करते हैं। इसके बाद आपसे डिसएग्री करता ही नहीं हूं ना। बिल्कुल। देखिए, उसके बाद ना जो आप FIR दूंगी ना, आपको लीगल सर्विसेज मैं फ्री दूंगा। ये मेरी तरफ से पैकेज का ऐलान है जी। यानी कि होनी मैं लिस्ट फराहम करूंगा। आप बताएं कि ये पाकिस्तान के एंकर है नहीं है क्या? नहीं है, मैंने कहा मेरे बहुत सीनियर है, मैंने ये नहीं कहा एंकर, मैंने कहा बहुत सीनियर हमसे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त पे ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, इस सेगमेंट में जरा डिस्कस करते हैं शुगर इशू। वैसे तो ये 1970s के अखबार भी आप उठाकर देख लें तो उसके अंदर भी यही कहा जाता है कि शुगर माफिया को माफ़ नहीं किया जाएगा, सजाएं दी जाएंगी। आज 70 से 2025 हो गया और हम आज भी बैठे हुए चीनी की कीमतों को रो रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स हैं इसके ऊपर। एक तो मैं आज इस सेगमेंट के अंदर थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूँगा कि कंज्यूमर है कौन शुगर का? क्या आम पाकिस्तानी कंज्यूमर है या इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कंज्यूमर है? और फिर इंडस्ट्रीज़ की तो अपनी शुगर मिलने भी हैं, पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर हालांकि इनको जो एडवाइजरीज दी जाती हैं एक्सपोर्ट से पहले। एक डॉक्यूमेंट है, जरा स्क्रीन पर जरा चला के दिखाइए, मैं कुछ पढ़ दूँ। ये द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन वॉज शेयर्ड बाय ऑफिस ऑफ द केन कमिश्नर पंजाब, लाहौर, वाइट लेटर बेयरिंग डेटेड 28/3/2024। और इसमें लिखा गया था कि जनाब देयर बाय दैट नो सरप्लस शुगर स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड बाय एंड ऑफ द ईयर। आगे मैं इसके कुछ पार्ट्स आपको सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ। द शुगर केन कल्टिवेशन एरियाज हैज रिड्यूस्ड 14.7% एज कंपेयर टू द प्रीवियस। द शुगर प्रोडक्शन हैज डिक्लाइंड 7.12%। प्रेजेंटली 3.19 MMT शुगर स्टॉक इज अवेलेबल। और ये बेरली सफिशिएंट था जनाब के PJB, पंजाब, AJK और ICT के एंड तक, साल के एंड तक उनकी कंजम्पशन के लिए। Sugar consumption for a month is approximately 0.4 MMT for Punjab and its catchment areas. Keeping in view scarce sugar stocks, export of sugar is not advisable. But even then, sugar export भी की जाती है और उसके बाद अब import भी की जा रही है और 200 प्लस कई कुछ एरियाज में तो आज मुझे पता चला है 215 से 20 रुपए पर केजी शुगर बिक रही है। फरूख सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये मैकेनिज्म उनसे समझने की मैं कोशिश करूंगा और आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा। सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से आप? बड़ा कर में खुदा का, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये एक डॉक्यूमेंट के कुछ मैंने पार्ट्स पढ़ के भी सुनाए, आई एम श्योर कि आप भी सुन रहे होंगे, हमारे नाजरीन भी सुन रहे होंगे। सर, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? जब से मेरे पैदा होने से पहले भी चीनी के इश्यूज थे, मैं भी बुढ़ा होने लगा हुआ होते, अभी भी चीनी के इश्यूज हैं। सर, कौन एक्सपोर्ट करता है, क्यों एक्सपोर्ट करता है, फिर इंपोर्ट करते हैं, व्हाट इज हैपनिंग? ये जरा मैकेनिज्म समझा रहे सर। देखिए, ये 3 सवाल जो आपने उठाए हैं इनका जवाब आपको पता है और मेरा ख्याल है मोस्टली लोग जो देख रहे हैं उनको भी इसका जवाब पता है कि कौन एक्सपोर्ट करता है, कौन फैसला साजी करता है। देखिए, मामला बहुत सिंपल है, इसको पेचीदा बना के पेश किया जाता है जी। इस वक्त अगर आप चेक करें तो दुनिया भर में जो आलमी मंडी में चीनी की कीमत है वो तकरीबन 36 सेंट का 1 किलो है। आप समझ लीजिए कि 100 या 104 रुपए के लगभग 1 किलो आलमी मंडी में चीनी अवेलेबल है। ठीक है। अब हमारे यहाँ तकरीबन 2 गुना ज्यादा महंगी है जी। आपने बताया कि 215 तक जा रही है, मुझे तो पता चला कि रेंज है 180 से लेके कहीं 210 रुपए फी किलो जी। तो माजरा क्या है? अगर दुनिया भर में लोगों को 104 रुपए का किलो, 104 रुपए की किलो चीनी मिल रही है तो हमें 2 गुना ज्यादा महंगी चीनी क्यों मिलती है? अब आप सोचिए कि जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनकी जो कंजम्पशन है वो तकरीबन 6 मिलियन टन साल की बनती है। इसका मतलब ये है कि 600 अरब रुपए का टीका लगाया जा रहा है। कौन लगाता है, क्यों लगाया जाता है, इसके जवाब आपको भी मालूम है और आई थिंक जो आपके बाकी देखने वाले हैं उनको भी मालूम है जी। जिन्होंने फैसला करना है कि इस टीके को बंद करना होगा उनके फायदे में है कि ये टीका चलता रहे। तो फैसला साज हैं, जो कानून साज हैं, जिन्होंने कानून साजी करनी हो, जिन्होंने फैसला साजी करनी हो। अब आप सोचिए कि एक औसतन जो एक पाकिस्तानी फैमिली है वो तकरीबन 30-35 हजार रुपए की चीनी सालाना कंज्यूम करती है। अब उसमें से तकरीबन 17,000 रुपया इजाफी टीका लग रहा है। यानी कि हर पाकिस्तानी फैमिली
इजाफी खर्च करती है, इजाफी बोझ है उसके ऊपर 17,000 रुपया सालाना का। तो ये जाता कहाँ है? जो फैसला साज इदारे हैं, जो कानून साज शख्सियात हैं, उन्होंने देखना है कि 84 मिलें जो पाकिस्तान शुगर मिल की एसोसिएशन की मेंबरान है, उनका फायदा करना है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों को फायदा करना है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कानून साजी होनी चाहिए, फैसला साजी होनी चाहिए और किस सिमत में होनी चाहिए। सर बज़ाहिर मिल्स का ही फायदा करना है। सर एक और मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, फवाद हसन फवाद साहब, यू ऑल नो दैट, अ वेरी सीजन्ड ब्यूरोक्रेट थे, अब तो रिटायर हो गए में, उसके बाद तो खैर पॉलिटिक्स में भी रहे, प्रॉब्ली वो मेंबर भी रहे। सर वो कहते हैं कि ज़्यादा कंजम्पशन पाकिस्तान में फूड एंड बेवरेजेस जो इंडस्ट्री है उसकी है, शुगर की। आम पाकिस्तानी तो कंज्यूम नहीं करता। सर डू यू हैव एनी नंबर्स ऑन दैट? देखिए, जो फूड एंड बेवरेजेस हैं वो क्या जन्नत पी जाते हैं? वो भी तो इवेंचुअली पाकिस्तानी कंज्यूमर ही लेता है ना। अगर चीनी बेवरेज इंडस्ट्री के पास चली जाती है, अगर चीनी मिठाई की इंडस्ट्री के पास चली जाती है, तो वो जो बेवरेजेस हैं, जब मिठाई बनती है, वो कोई ऊपर से जन्नत आके तो नहीं खाते हैं। तो इवेंचुअली तो हर काम कंज्यूमर के ऊपर है, और इवेंचुअली सारा का सारा बोझ जो है वो उन्हीं 24 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर आना है। देखिए, हुकूमत बाखबर है। दो रिपोर्टें, बड़ी मशहूर रिपोर्टें हैं। एक तो कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट है 2010 वाली। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत में एक, मैं समझता हूँ उनका बहुत जबरदस्त स्टेप था, और वो था 2020 वाली जो शुगर के ऊपर रिपोर्ट थी। वो ज़मान भट्टू साहब वाली रिपोर्ट। सर दोनों रिपोर्ट तकरीबन मिलती जुलती उनके कंक्लूजन है। नतीजा ये निकालती हैं कि सियासत और शुगर का एक गठजोड़ है, और उसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है जो आप और मैं देख रहे हैं। जो कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट है उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं मल्टी लेयर्ड कार्टेल। मैं भी नहीं समझ पाया था, मतलब कार्टेल तो मैं समझता हूँ, लेकिन मल्टी लेयर्ड कार्टेल का क्या मतलब है जी? तो वो कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान की जो शुगर इंडस्ट्री है, इसमें एक कार्टेल नहीं, ये डबल किस्म का कार्टेल है। उसका मतलब ये है कि शुगर मिल मालकान जो हैं वो एक तरफ तो गन्ने की कीमत भी फिक्स करते हैं मिलजुल के, जिसको वो कहते हैं कोल्यूसिव बिहेवियर, और दूसरी तरफ चीनी की कीमत भी कोल्यूसिव बिहेवियर के नतीजे में फिक्स करते हैं। तो इसको कंपटीशन कमीशन ने कहा था कि ये मल्टी लेयर्ड कार्टेल। तो दो रिपोर्टें सामने हैं। हुकूमत में जितने भी फैसला साज शख्सियात हैं, कानून साज शख्सियात हैं, उनको पता है कि क्या हो रहा है। इन रिपोर्टों में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि फायदा कौन उठा रहा है और नुकसान किसका हो रहा है। सर डू वी हैव एनी नंबर्स ऑन दैट कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शुगर मिल्स किस फैमिली या किस ग्रुप की हैं? जी बिल्कुल, नाम लेने से क्या फायदा, उन रिपोर्टों में लिखा है। और वो 2020 में जब रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये कहा गया था कि तकरीबन 51% ऑफ शुगर प्रोडक्शन जो है वो 6 ग्रुपों के हाथ में जी। अब इसमें अपोजिशन वाले भी हैं, इसमें हुकूमत वाले भी हैं। जब अपोजिशन हुकूमत में आ जाती है तो भी चीनी का यही हाल रहता है। तो आप सोचिए कि जिसको हम कहते हैं कि रजीम टाइप, चाहे वो जमहूरियत हो, चाहे वो फौजी हुक्मरानी हो, हुक्मरान हो, चाहे वो हाइब्रिड रजीम हो, ये एक कार्टेल जो है इसको इसके मुनाफे में कोई फर्क नहीं आता। सर वो छक्का लग सकता है कि मुनाफा अगर ज्यादा फिजिबल गवर्नमेंट हो तो परसेंटेज ज्यादा बढ़ सकती है, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो सकती है। तो ये फोकस करना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त रिवर्स रॉबिन हुड का, जो आप जिक्र कर रहे हैं, रिवर्स रॉबिन हुड का इकोनॉमिक मॉडल है। अब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो हमें वो सुनाई जाती थी रॉबिन हुड की कहानी कि वो अमीरों से पैसे छीन के और गरीबों में बांटता था। तो हमारे यहाँ खास तौर पे शुगर इंडस्ट्री जो है ये रिवर्स रॉबिन हुड का मामला है। यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी जेब से पैसे निकाल के मुंतकली जो है वो उन 84 शुगर मिल मालकान जो हैं उनकी जेबों में किस तरह इसकी मुंतकली होनी है। ये रिवर्स रॉबिन हुड का मॉडल जो है इसको बदलना किसने है और कैसे बदला जाएगा, ये दो सवालात। सर जाते जाते मैं तो अपने व्यूअर्स के लिए ये भी गोशगुजार करूंगा कि हमें ये भी देखना पड़ेगा जहां से पाकिस्तानी हुकूमत इंपोर्ट करना चाह रही है, जिन ममालिक और जिन मिल से, कहीं पर वहां पर भी पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के वहां पर भी शेयर्स ना हो, जहां से इंपोर्ट होगी वो भी साड़ियां मिलना ना हो किधरे। हमें तो ये भी देखना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर। एनीवेज फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज का शो आपने देखा, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब आए दिन एक ही इशू के ऊपर हम बात करते हैं। इमेजिन 70s के अखबार उठा लें, शुगर माफिया नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लेंगे, ये कर देंगे। 2025
15 जुलाई आज भी हम बैठे बात करें, शुगर माफिया नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लेंगे, वज़ीर आज़म ये कर देंगे। अभी खेलदास कोस्तानी साहब को आपने सुना आज के शो में, वज़ीर आज़म बहुत कमिटेड है, 20 घंटे काम करते हैं। भाई मेरी तरफ से 24 घंटे में से 48 घंटे काम करो। द प्रॉब्लम इज़ कि अगर मेरे पाकिस्तानी को रिलीफ नहीं मिल रहा, मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो मुझे आपके काम का क्या लेना देना। आप 1 घंटा काम ना करो, पाकिस्तानियों को रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, वी आर हैप्पी विद यू। आप 24 घंटे में से 48 घंटे काम करो, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपकी गवर्नमेंट के अंदर शुगर माफिया जो है वो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहा है, पाकिस्तानी 200 रुपये प्लस माइनस पे चीनी खरीद रहे हैं, पेट्रोल किस कदर महंगा है, बिजली किस कदर महंगी है, IPPs वाली कहानियां, व्हाट नॉट। आए दिन जिस सेक्टर को उठा ले पाकिस्तान के, स्कैम है, स्कैंडल है, डिफरेंट डिस्क्रिपेंसीज हैं, एंड में आप कह देते हैं कि हम काम कर रहे हैं, पता नहीं किन के लिए काम कर रहे हैं। हमें पाकिस्तानियों को तो कोई रिलीफ कहीं पर मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। अपना ख्याल रखिएगा।